हेलो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल कैरियर अड्डा 121 पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है एसएससी जीडी का, और हम लोगों ने 6 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं एसएससी जीडी के जीएस के। और आज मैं आप लोगों के लिए 7वां प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं जीएस का। 20 क्वेश्चनों का धमाकेदार जीएस का ये प्रैक्टिस सेशन रहेगा आप सभी लोगों के लिए। और हमारे साथ बहुत ही जल्दी जुड़ जाइए आके, ताकि आप जीएस में अच्छा स्कोर कर सकें। और कोशिश किया करो जब मैं क्वेश्चन बताऊं उससे पहले आप लोगों को आंसर करना, यानी कि इसलिए मैं टाइम दे देता हूं ताकि पहले आप लोग अपना आंसर करिए और कमेंट में लिख दिया करिए कि हमारा इतना स्कोर रहा है, इतना स्कोर रहा है। ठीक है, 20 क्वेश्चन है, बहुत ही धमाकेदार सीरीज है। आज की प्रैक्टिस सेशन 7 है और हम लोग चलते हैं आज पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए हम लोग आज पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रैक्टिस सेशन 7 का पहला क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन है, देख लीजिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? लोकसभा में, पहला क्वेश्चन है ये, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति। यहां पे याद रखना, ये लिखा है टाई। टाई का मतलब होता है जब मतदान बराबर हो जाते हैं। जब भी कोई विधेयक या कोई ऐसी स्थिति होती है जहां पर मतदान बराबर की स्थिति में पहुंच जाते हैं, ठीक है, मतदान बराबर की स्थिति में किसके पास वोट होता है? अधिकार। यानी कि यहाँ पे जो निर्णायक वोट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो निर्णायक वोट की अगर हम बात कर रहे हैं, होता क्या है कि वैसे निर्णायक वोट की भी जो बात होती है वो स्पीकर के पक्ष में होती है। किसके पक्ष में होती है? स्पीकर। स्पीकर की मैं बात करता हूं। स्पीकर का मतलब यहाँ पे है लोकसभा अध्यक्ष। क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष। ओके, लोकसभा अध्यक्ष जो है, जब भी लोकसभा में मतदान टाई हो जाता है, बराबर हो जाते हैं, तो उस स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष जो है निर्णायक मतदान देता है। ठीक है, निर्णायक मतदान, स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मतदान देता है। राइट, निर्णायक मतदान करता है। और ये किसके तहत करता है? अनुच्छेद, इसको भी आप लोग लिख लेंगे, अनुच्छेद 101 के तहत करता है। किसके तहत करता है? अनुच्छेद 101 के तहत करता है। ओके, क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पीकर हो जाएगा। ओके, राइट, आंसर क्या हो जाएगा? स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, क्लियर है? आप लोगों को मैं बता देता हूं जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, इसके कुछ कार्य मैं बता देता हूं। लोकसभा जो होता है वो अनुच्छेद 93 के तहत ये जो पद है सृजित किया जाता है। 93 के तहत जो है लोकसभा जो होते हैं, यानी लोकसभा का अधिकारी, जो मुख्य अधिकारी होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है। तो अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा का अध्यक्ष पद होता है। इसके अलावा लोकसभा की अगर हम बात करते हैं तो लोकसभा में आप लोग देखते हैं जितनी भी बैठकें होती हैं वो लोकसभा का अध्यक्ष ही बैठकों को कंप्लीट कराता है। अगर संयुक्त अधिवेशन होता है तो उस समय भी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर करता है। संयुक्त अधिवेशन की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर करता है। राइट, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी धन विधेयक है उसके बारे में भी डिसीजन कौन लेता है कि ये धन विधेयक है? तो लोकसभा स्पीकर ही ये डिसीजन लेता है कि ये धन विधेयक में जो फाइनल डिसीजन है किसके द्वारा लिया जाता है? लोकसभा स्पीकर के द्वारा लिया जाता है। राइट, क्लियर हो गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के सेशन का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, देख लीजिए आपकी स्क्रीन के सामने दूसरा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत को राजधानी बनाया था? दिल्ली सल्तनत को राजधानी बनाया था। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन आपको लोगों को दिख रहे होंगे। एक आपका दिख रहा है बलबन, एक दिख रहा है इल्तुतमिश, फिर दिख रहा है अलाउद्दीन खिलजी, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मैं अगर क्रम के आधार पर इनको लगाता हूं तो सबसे पहले कौन आएंगे? सबसे पहले आएंगे कुतुबुद्दीन। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक आएंगे। दूसरे नंबर पर इनके जो गुलाम थे, गुलाम कह सकते हैं या दामाद कह सकते हैं, इल्तुतमिश। कौन आएंगे? इल्तुतमिश आएंगे। ठीक है, इल्तुतमिश आएंगे। वहीं तीसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो बलबन आएंगे। क्रम इनका बलबन होगा। चौथे अगर दिल्ली सल्तनत में शासक की बात करेंगे यहाँ पे ऑप्शन के आधार पे, तो अलाउद्दीन खिलजी आएंगे। ठीक, कौन आ जाएंगे? अलाउद्दीन खिलजी आ जाएंगे। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इन्होंने राजधानी जो बनाई थी वो लाहौर बनाई थी। कहां पर बनाई थी? लाहौर। इसको याद रखना, लाहौर राजधानी बनाई थी। लेकिन जब इनकी मौत हो गई, कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है, और आप सभी लोगों को पता है 1210 में इनकी डेथ हो जाती है। चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाते हैं, गले की हड्डी टूट जाती है। तो ये जो है सबसे इनका विश्वास पात्र जो गुलाम होता है वो कौन होता है? इल्तुतमिश होता है। राइट,
और इल्तुतमिश को ये नेक्स्ट शासक बनाते हैं और इल्तुतमिश सुल्तान बनता है, दिल्ली का पहला सुल्तान बनता है इल्तुतमिश। इसीलिए जो है इल्तुतमिश को क्या बोलते हैं, सल्तनत काल का या गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी बोला जाता है, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश हो जाएगा। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में दिल्ली को राजधानी बनाया था, ठीक है, क्लियर हो गया। इल्तुतमिश की हम बात कर लेते हैं। तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। किसका निर्माण कराया था, कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण कराया था इल्तुतमिश ने। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं इल्तुतमिश ने और क्या, चालीसा का निर्माण कराया था, 40 सरदारों का निर्माण किया था, 40 सरदारों का गठन किया था, 40 सरदारों का गठन किया था। इसके अलावा इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली का प्रथा चलाई थी। इक्ता प्रणाली का मतलब होता है कि जैसे भी आप अपने शासन में किसी को रखते हैं, ठीक है, सेवा के लिए, मान लेते हैं वो सैनिक है, जो भी है, ठीक है, तो उसको धन ना देकर हम लोग एक भूमि का टुकड़ा देते थे। तो भूमि का टुकड़ा देना यही जो है इक्ता प्रणाली थी। तो इक्ता प्रणाली किसने चलवाई थी, इल्तुतमिश ने चलवाई थी, ठीक है। इक्ता प्रणाली किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का पूरा निर्माण कराया था। कुतुब मीनार की नींव जो डाली थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी, लेकिन उसको कंप्लीट कराया था इल्तुतमिश ने, कंप्लीट कराया था। इसके अलावा इल्तुतमिश ने 40 सरदारों का एक चालीसा संगठन का निर्माण किया था। तीसरी अगर हम बात करते हैं तो इक्ता प्रणाली की व्यवस्था की थी। वहीं पर इन्होंने क्या किया, शुद्ध अरबी के सिक्के भी चलवाए थे। क्या चलवाए थे, शुद्ध अरबी के, पहली बार शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए गए। शुद्ध अरबी के सिक्के की अगर बात करते हैं किसने चलवाए थे, तो इल्तुतमिश ने चलवाए थे, ठीक है। वहीं पर हम जीतल की बात करते हैं, ठीक है, तांबे का जीतल है, वो भी इल्तुतमिश ने चलवाया था, ठीक है। चांदी का टंका, ठीक है, चांदी का टंका व जीतल, तांबे या पीतल का जीतल, ठीक है, तांबे पीतल का जीतल, ये मुद्रा होती थी, ओके। और इसका प्रचलन किसने किया था, जीतल किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था, राइट। आंसर हो गया हमारा, ओके, क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय प्रायद्वीप कहां तक फैला हुआ है। भारतीय प्रायद्वीप, यहाँ पे क्या है, भारतीय प्रायद्वीप कहां तक फैला हुआ है, ओके। यहाँ पे डैट खाली स्थान है, आप लोगों को आंसर करना है और मेरे आंसर देने से पहले आप लोगों को आंसर करना है। और जब आप लोग आंसर कर लेंगे उसके बाद में अपना चेक करेंगे और स्कोर भी बताएंगे। कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताना मत भूलना कि सर हमारा इतना स्कोर हुआ है, ठीक है। उससे आपकी अपनी तैयारी का पता लगेगा कि हमारी तैयारी कितनी बेहतर है और हम कहां तक स्कोर कर रहे हैं जीएस में, ठीक है। तो देख लीजिए क्या बात कर रहा है, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का मतलब बेसिकली क्या होता है, जो 3 ओर जल से घिरा होता है, लेकिन यहाँ पे भारतीय प्रायद्वीप की बात कर रहे हैं। तो भारतीय प्रायद्वीप के अगर हम एक छोटा आंकड़ा देखते हैं तो उत्तर में हिमालय क्षेत्र है। उत्तर में क्या है, हिमालय क्षेत्र है, ठीक है, उत्तर में हिमालय क्षेत्र है, राइट, उत्तर में हिमालय क्षेत्र है। वहीं पर अगर हम पश्चिम में बात करते हैं, पश्चिम में अगर हम बात करते हैं तो अरब सागर है। पश्चिम में क्या है, अरब सागर है, राइट। अगर हम वहीं पे दक्षिण पूर्व की बात करते हैं, दक्षिण पूर्व में आपको देखने को मिलता है बंगाल की खाड़ी। क्या देखने को मिलता है, बंगाल की खाड़ी देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बिल्कुल दक्षिण की बात करते हैं, बिल्कुल निचला, उन्होंने पूछा क्या है कि भारतीय प्रायद्वीप कहां तक फैला हुआ, कहां तक, यानी बिल्कुल निचला क्रम उन्होंने पूछ लिया है, ठीक है। तो दक्षिण में हम बात करेंगे तो हिंद महासागर, क्या हो जाएगा, हिंद महासागर। तो कहां तक फैला हुआ है, महासागर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिंद महासागर तक फैला हुआ है, ओके। आंसर कहीं दिख रहा है आपको, ये सेकंड नंबर ऑप्शन हो गया, ठीक है, हिंद महासागर। आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय प्रायद्वीप जो है हिंद महासागर तक फैला हुआ है, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो कई बार जो है आप लोग सविनय अवज्ञा का अर्थ भी नहीं समझ पाते हो कि सविनय अवज्ञा का मतलब क्या था। तो पूरा मैं पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब किया था, ठीक है, दांडी मार्च कब किया था, यानी कि ये पूछा जा रहा है कि इन्होंने शुरुआत कहां से की थी और दांडी मार्च कब किया था। तो सभी लोगों को पता है कि महात्मा गांधी ने अपने 78 अनुयायियों को साथ में लेकर, 78 लोगों को मैं लोग बोल देता हूं, 78 अनुयायी जो इनके फॉलोवर थे या जो लोग थे उनको साथ में लेकर, और 12 मार्च 1930 को इन्होंने क्या किया था, दांडी मार्च किया था, ठीक है, दांडी मार्च किया था। और ये कब तक किया था, तो किया था 6 अप्रैल 1930 तक। 6 अप्रैल 1930 में इन्होंने नमक कानून तोड़ा था। 6
6 अप्रैल 1930 को क्या किया था इन्होंने, नमक कानून तोड़ा था, और नमक कानून तोड़ के जो है इन्होंने नमक भी बनाया था, नमक कानून तोड़ा था। ओके, नमक कानून तोड़ा था। तो ये पूछा गया, आंसर क्या पूछा गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब प्रारंभ किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा, कहीं पे आपको दिख रहा है 12 मार्च। यस, आंसर इसका हो जाएगा चौथा 12 मार्च 1930 को। ठीक है, क्लियर, आंसर क्लियर हो गया। इसके अलावा सविनय का मतलब होता है विनय पूर्वक, सा यानी कि देखो यहां पे लगा है सा विनय, तो अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक विनय शब्द है। विनय का मतलब क्या होता है, एक शालीनता के साथ, ठीक है। और कोई भी जब कानून होता है सरकार का और वो कानून ऐसा बना है जो लोगों के लिए ठीक नहीं लग रहा है, तो महात्मा गांधी ने बोला कि हम ये सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे, यानी विनय पूर्वक आंदोलन करेंगे, कोई इसमें मारधाड़ नहीं होगी, ठीक है, कोई इसमें हिंसा नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम जो ये आंदोलन करेंगे, इसी का नाम दिया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। ओके, ठीक है, राइट। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रशासनिक सुधार पर विचार करने हेतु साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो मैं इसके बारे में बता देता हूं। प्रशासनिक सुधार यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो हुए थे 1919 के, मॉन्टेग्यू सुधार के संबंध में जो है एक गठन किया गया था, प्रशासनिक सुधार करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था, ठीक है। और ये कब आया था भारत में, ये पूछा गया है, भारत में कब आया? तो इसके बारे में बता देता हूं। ये फरवरी 1927 को जो है इसका गठन किया जाता है, और गठन कहां पे किया जाता है, लंदन में किया जाता है, ठीक है, ब्रिटेन में इसका गठन किया जाता है। और ये 1928 में जो है भारत जो है आ जाता है। कब आता है भारत में? 1928 में आ जाता है। लेकिन जैसे ही भारत में आता है, भारत में जैसे ही उतरते हैं, यानी कि जो साइमन कमीशन के लोग होते हैं, साइमन कमीशन ये बना होता है प्रशासनिक सुधार के लिए, जो विचार विमर्श के लिए लोग आते हैं, तो इसमें जो भारत में जब आते हैं तो इसमें 7 लोग होते हैं। कितने लोग जुड़े होते हैं साइमन कमीशन से? 7 लोग जुड़े होते हैं, और 7 लोग जो होते हैं अंग्रेज होते हैं। 7 लोग कौन होते हैं? अंग्रेज होते हैं। तो इसमें जो होता है भारत में इसका विरोध कर दिया जाता है, और क्या बोला जाता है, गो बैक साइमन कमीशन, गो बैक साइमन कमीशन, ठीक है। इसके नारे लगाए जाते हैं भारत में, गो बैक साइमन कमीशन। और आप लोगों को शायद कई लोगों को नहीं भी पता होगा और कई लोगों को पता भी होगा कि इसी के संबंध में जो है लाला लाजपत राय आगे आते हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और बहुत ही इसका विरोध करते हैं, और उनके ऊपर लाठियां चला देते हैं अंग्रेज, और बाद में जो है बहुत गहरी चोटें लग जाती है लाला लाजपत राय को, और उनकी डेथ भी हो जाती है, ठीक है। और डेथ जब होती है तो इसी का बदला जो भगत सिंह लेते हैं, सैंडर्स की हत्या करते हैं जाके, राइट, क्लियर हो गया। तो जो क्या हो जाएगा इसमें, भारत में कब आया? तो आंसर हो जाएगा 1928 में साइमन कमीशन आया, और ये ब्रिटेन से कब चला था? तो 1927 में चला था। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए भारत से कब साइमन कमीशन गया था, कब गया था, गया की बात कर ले तो 1919 में साइमन कमीशन जो है 1930 में गया था, ठीक है। ओके, ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर है, ठीक है। इसे श्वेत कमीशन के नाम से भी जानते हैं। एक नाम और लिख लेता है, इसे क्या बोलते हैं? इसे श्वेत कमीशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके सभी अधिकारी कैसे थे? इसके सभी अधिकारी जो थे वो अंग्रेज थे, इसीलिए जो है इसे श्वेत कमीशन के नाम से जानते हैं। तो छठा क्वेश्चन जो है हमारा क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव, ठीक है, और राजगुरु, ये 3 लोगों को जो है फांसी दी गई थी। तो फांसी दी गई थी, सभी लोगों को पता होगा, और क्योंकि आप लोग पढ़ते रहते हो, तो इसमें 31 मार्च का वो दिन था। 31 मार्च 1931 की बात है। सॉरी, यहाँ पे 31 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 23 लिखेंगे। 23 मार्च 1931 की वो घटना होती है जब 3 हमारे महान क्रांतिकारियों को फांसी दे दी जाती है, और उस फांसी में भगत सिंह जो है हंसते हंसते फांसी पर झूल जाते हैं, ठीक है। तो तिथि कौन होती है? 23 मार्च 1931, और ये 3 लोगों को फांसी दी जाती है। किस केस में फांसी दी जाती है? तो लाहौर षड्यंत्र केस में। किस केस में फांसी दी जाती है? लाहौर षड्यंत्र केस में, षड्यंत्र केस में फांसी दी जाती है, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखेंगे किस केस में इनको फांसी दी जाती है। लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दी जाती है। और कहां पर फांसी दी जाती है इनको? तो लाहौर में फांसी दी जाती है। कहां पर दी जाती है? लाहौर में फांसी दी जाती है। लाहौर जेल में जो है, लाहौर जेल में इनको फांसी दी जाती है, और तीनों को एक साथ फांसी दी जाती है, एक ही दिन दी जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1931। सीधा सन पूछ लिया है। अगर हम तिथि के साथ बात करते तो 23 मार्च 1931 है, ठीक है। इन्हीं की आजादी के समक्ष जब इनको फांसी दी जाती है तो 23
23 मार्च को शहीदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां है, आपकी स्क्रीन के सामने क्या है देखिए, खालिस्तान दिया है में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की थी, जिन्हें मार्लेमेंटो, ठीक है, मार्लेमेंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने लिखा है कि कौन सा सन है, ठीक है, यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा, किस सन में, यानी कि यहां पे क्या होगा, किस सन में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की, जिसे मार्लेमेंटो, बेसिकली देखिए मार्लेमेंटो जो सुधार था वो 1909 में आया था। मार्लेमेंटो सुधार जो है 1909 में आया था, राइट, क्लियर है। और 1909 में आया था। इसमें क्या बोला गया था, तो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। क्या किया गया था? मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की थी। पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की थी। पृथक निर्वाचन की बात कही थी, ठीक है, पृथक निर्वाचन की बात कही, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, मार्लेमेंटो सुधार है, ठीक है, क्या हो जाएगा 1909। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कारक कृषि भूमि की उर्वरता हानि के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो कृषि भूमि की उर्वरता यानी कि जो उसका फर्टिलाइजेशन होता है, उसके लिए इसमें उत्तरदायी कौन नहीं है? एक बात बताओ, आप लोग सभी लोग बताना कि अगर मृदा में क्षारीकरण ज्यादा हो जाएगा तो मृदा क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी ना, उर्वरता उसकी घट जाएगी। उर्वरता क्या है, उसकी घट जाएगी। अगर मृदा में लवणता हो जाएगी, लवण ज्यादा हो जाएंगे, अम्ल ज्यादा हो जाएंगे, तभी मृदा जो है खराब हो जाएगी। मृदा में अगर जल भराव की स्थिति रहेगी, बहुत समय तक जल भरा रहेगा, तभी हमारी मृदा खराब हो जाएगी। लेकिन उच्च मृदा धनायन विनिमय क्षमता, यहां पे लिखेंगे उच्च मृदा धनायन विनिमय क्षमता, इसका मतलब होते हैं ये जो क्ले कार्बनिक पदार्थ होते हैं मृदा में, क्ले कार्बनिक पदार्थों की मात्रा जब ज्यादा होती है तो उसी को बोलते हैं उच्च मृदा धनायन विनिमय क्षमता। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो मृदा में क्या होता है, क्ले कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होना, ठीक है, मृदा में क्ले कार्बन पदार्थों की मात्रा मृदा में अधिक होना, ठीक है, मृदा में अधिक होना, राइट, मृदा में अधिक होना। और इसी को क्या होता है, इसी को बोला जाता है उच्च मृदा धनायन विनिमय क्षमता, इसी को बोला जाता है उच्च मृदा धनायन विनिमय क्षमता, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जब भी अगर ऐसे आपको टफ लगे कि कोई टफ क्वेश्चन है तो उसको आप पहले एलिमिनेट कर लीजिए, राइट, क्लियर है, एलिमिनेट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 10 है, क्या कह रहा है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 10 कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप खालिस्तान का चयन करके पूर्व निर्धारित उपांत व्यवस्थाओं की, यानी कि पूर्व की जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे हम मार्जिन कहते हैं, मार्जिन सेटिंग को अनुकूलित, इसको क्या बोलते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं या चुन सकते। तो इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन दिया है, पहले नंबर पे लेआउट मार्जिन दिया है, दूसरे नंबर पर दिया गया है आपका इंसर्ट मार्जिन दिया गया है, दूसरे नंबर पे, तीसरे पे दिया गया रिव्यू मार्जिन दिया गया, चौथे पे दिया गया ड्रा मार्जिन दिया है। तो ये व्यवस्था कैसी होती है, जिसमें आपको क्या मिलता है कि मार्जिन सेटिंग को व्यवस्थित करना होता है और कस्टमाइज करना होता है, ठीक है। बताइए आंसर क्या हो जाएगा इसका, आप लोग आंसर करिए। इसका आंसर हो जाएगा पहला, यानी कि लेआउट ऐसी व्यवस्था होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, आप लेआउट का चयन करेंगे तो उसमें पूर्व निर्धारित जो व्यवस्थाएं होती है, मार्जिन सेटिंग, इसके अलावा कस्टमाइज, ठीक है, अनुकूलित कस्टमाइज को हम लोग क्लियर कर पाते हैं, राइट, क्लियर हो गया इसका आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है 11 नंबर, निम्न में से कौन सा रोग हेलिकोबैक्टर पायरोलॉजी के कारण होता है? निम्न में से कौन सा रोग हेलिकोबैक्टर पायरोलॉजी के कारण होता है? तो क्या हो जाएगा इसमें, ये एक प्रकार का कैसा रोग होता है, ये आंतों में संक्रमण करता है। क्या होता है, आंतों में संक्रमण कर देता है, आंतों इंटेस्टाइन जो होती है उसमें क्या होता है, संक्रमण कर देता है, ठीक है, आंतों में संक्रमण कर देता है। तो आंतों में सूजन वगैरह आ जाती है, सूजन भी आ जाती है, इसके अलावा उल्टी वगैरह होती है हम लोगों को, ठीक है, उल्टी वगैरह भी होती है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, पेट में ऐठन भी होती है, पेट में हम लोगों को कई बार ऐठन टाइप की होती है। तो ये सारी चीजें होती हैं, किसके कारण होती हैं,
हेलिकोबैक्टर के कारण होती है, हेलिकोबैक्टर पायरोली के वजह से होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, चिकनगुनिया नहीं होगा, दांत भी नहीं होगा, ये तो कवक फंगस की वजह से होता है। चिकनगुनिया आपको पता है वायरस जनित बीमारी है, ठीक है, रुबेला वायरस जनित बीमारी है। जठर हो जाएगा, यहाँ पे जठर लिखा है, यहाँ पे जठर लिख लेंगे, जठर का मतलब पेट होता है, ठीक है, जठर शोध, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा जठर शोध। ओके, क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी तृतीयक आर्थिक गतिविधि है। तृतीयक, चलिए हम बताते हैं आपको। हमारे भारत में 3 तरह की इकोनॉमिक व्यवस्था है, यानी 3 तरह के क्षेत्र हैं, ठीक है। आर्थिक व्यवस्था 3 तरह की है, एक है प्राथमिक क्षेत्र, एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, एक प्राथमिक क्षेत्र, और एक होता है द्वितीयक क्षेत्र, दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र, ठीक है, और तीसरा होता है आपका तृतीयक क्षेत्र। तीसरा क्या होता है, तृतीयक क्षेत्र, या इसी को बोलते हैं टर्सरी क्षेत्र, या इसी को क्या बोलते हैं, टर्सरी क्षेत्र, ठीक है, टर्सरी सेक्टर। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जितने भी, यानी कि कृषि ले लें, ठीक है, या पशुपालन ले लें, ये सारी चीजें जो होती हैं वो हमारे किस में आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। प्रथम है ये, ठीक है। अब इन्हीं जो भी हमारे प्राथमिक क्षेत्र होते हैं, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में वन भी आ जाएगा। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो भी चीजें होती हैं उनका अगर हम विनिर्माण करते हैं, ठीक है, यानी कि विनिर्माण करते हैं, तो विनिर्माण वाली व्यवस्था, उद्योग और विनिर्माण वाली व्यवस्था जो है हमारी द्वितीय क्षेत्र में आ जाती है। लेकिन तृतीय क्षेत्र में जो है हम किसी चीज का निर्माण नहीं करते हैं, हम किसी चीज का निर्माण नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, सेवा करते हैं, ठीक है। तो सर्विस सेक्टर इसी को बोलते हैं तृतीय क्षेत्र में जो है, ये सेवा क्षेत्र भी इसको क्या बोलते हैं, इसको ये भी नोट कर लेना, इसको बोलते हैं सेवा क्षेत्र, इसको सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। ओके, तो अब इसमें आपको कौन सा ऑप्शन लग रहा है जिसमें सेवा क्षेत्र आपको दिख रहा है, बताइए। खेती करना, तो खेती करना हमारा प्राथमिक सेक्टर में आ जाएगा, प्रथम प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा, ठीक है। बुनाई करना, तो बुनाई वगैरह का काम क्या होता है, बुनाई करना तो कहीं ना कहीं उद्योग से जुड़ा हुआ है बुनाई, ठीक है, तो बुनाई हमारा सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। फिर इसके अलावा हमारा शिकार करना, तो शिकार करना क्या है, शिकार तो हम जंगली जानवरों का वगैरह ये करते हैं, तो कहीं ना कहीं प्राथमिक सेक्टर में आ जाएगा। लेकिन हमारा जो व्यापार करना है, व्यापार, व्यापार का मतलब क्या है, यहाँ पे ये हमारा जो है तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा, व्यापार जो है हमारा तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र। ओके, क्लियर है। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, कृषि आता है, ठीक है, जितने भी प्राकृतिक संसाधन है। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, हमारे उद्योग हो गए, विनिर्माण व्यवस्था हो गई। तृतीय क्षेत्र में क्या आता है, सेवा क्षेत्र हो गई, ठीक है, सेवा, जैसे आप लोग देखते हैं अस्पताल हो गए या अन्य तरह की जो भी सेवाएं हो गई, ठीक है, ये सारे हमारे जो है तृतीय सेक्टर में आते हैं, ठीक है, टर्सरी सेक्टर में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से ये दिवसों के बारे में दिया गया है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के बारे में दिया गया है। 21 जून को, क्या 21 जून को योग दिवस होता है, बिल्कुल होता है। इस बार 21 जून को योग दिवस हुआ था, आप लोगों को पता है, हर साल होता है, राइट, हर साल 21 जून को जो है योग दिवस मनाया जाता है। पहली बार 2015 से स्टार्ट किया था यूनाइटेड नेशन ने, और भारत की सिफारिश पर इस साल के अगर हम इसकी थीम की बात करते हैं तो योगा फॉर ह्यूमैनिटी रही है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, तो ये 11 अक्टूबर को होता है। क्या होता है, 11 अक्टूबर को जो है अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। वहीं तीसरे की बात करते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। तो ओनली वन अर्थ, ठीक है, ओनली वन अर्थ इस बार जो है विश्व पर्यावरण दिवस की थीम रही है। वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं ओजोन परत संरक्षण दिवस, ये जो है हमारा कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को, यानी ओजोन दिवस, जो विश्व ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये आंसर यहाँ पे 23 लिखा है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। इसका मतलब आंसर नंबर चौथा हो जाएगा। ये हमें छांटना था कि कौन इसमें सुमेलित नहीं है, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के सामने है। क्या कह रहे हैं, वस्तु एवं सेवा कर, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, जीएसटी। वस्तु एवं सेवा कर को क्या बोलते हैं, जीएसटी बोलते हैं। वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी को कितने कर स्लैब में बांटा जाता है, यानी कि कितने तरह की जो होते हैं कर, जो रेट होते हैं, कितने स्लैब होते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा या नहीं, जो भी लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता देता हूँ। 5% होता है एक स्लैब, दूसरे नंबर पे 12% होता है, तीसरे नंबर पे 18 होता है, तीसरे नंबर पे 18% होता है, ठीक है। और वहीं पे अगर हम चौथे की बात करते हैं तो 28% होता है। तो कितने स्लैब होते हैं कर स्लैब, तो 4 होते हैं। ओके, क्लियर है। जीएसटी में जो कर स्लैब होते हैं कितने होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया। इसके अलावा हम जीएसटी की बात कर लेते हैं। इसका फुल फॉर्म जो है गुड सर्विस टैक्स है। क्या है, गुड सर्विस टैक्स है। और ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। क्या है, जो जीएसटी हमारा है, जीएसटी जो है वो कैसा कर है हमारा, अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है, अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। और जीएसटी अधिनियम जो है हमारा आया था 2016 में आया था। कब आया था, 2016 में।
और भारत में जीएसटी शुरुआत हो गया था 1 जुलाई 2017 से। 1 जुलाई 2017 से जो है भारत में जीएसटी शुरुआत हो गया था। इसीलिए 1 जुलाई को जो है 1 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं, 1 जुलाई को हम लोग जीएसटी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, 1 जुलाई को क्या होता है, जीएसटी दिवस होता है। ओके, क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। इस बार हाँ, ये आंसर हो गया, आगे बढ़ जाते हैं इसमें। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ये एक स्टैटिक जीके का पार्ट है। क्वेश्चन बोला गया जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम। जो हमारा जन्म होता है तो हमारा पंजीयन होता है, आपने देखा होगा रजिस्ट्रेशन होता है। इसके अलावा जब मृत्यु हो जाती है उसके संबंध में पंजीयन होता है। तो पहले ये सारी चीजें ऐसी चलती थी, लेकिन इसके संबंध में एक अधिनियम बना दिया गया, एक्ट बना दिया गया। ठीक है, तो वही यहाँ पे पूछा गया किस एक्ट के तहत जो है जन्म और मृत्यु के जो पंजीकरण होते हैं वो किस अधिनियम के तहत तैयार किए गए थे। बताइए आंसर। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन 1964, दूसरा ऑप्शन 1969, तीसरा 1972, चौथा है 1961। क्या हो जाएगा आंसर? तो मैं बता देता हूं, इसका आंसर हो जाएगा 1969। 1969 में जो है जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम जो है भारत में पारित किया गया। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, जितने भी लोग हैं हमारा वीडियो देख रहे हैं या जितने भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या अन्य तरह की तैयारी कर रहे हैं, तो जीएस के पार्ट जो हमारे 20 क्वेश्चन होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपके कई एग्जामों में जो है बहुत ही लाभफुल रहेंगे। आप बहुत ही अच्छा स्कोर आपका आ सकता है अगर कंटिन्यू हमारे साथ प्रैक्टिस सेशन में रहेंगे और इनको बराबर हमारे साथ करते रहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज, तो ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, लल्ला सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, इसमें बहुत ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है। राजस्थान था और राजस्थान में 2 अक्टूबर 1900 कब 69, राजस्थान में 2 अक्टूबर 1969 में बोल रहा हूँ 59। ठीक है, 1959 को नागौर जिले से, कहां से, नागौर जिले से भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, और किसकी सिफारिश के आधार पे, तो बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी। बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर त्रिस्तरीय, 3 स्तर पर थी, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है शुरू की गई थी। ओके, क्लियर हो गया आंसर। अगर वर्तमान में भी देखते हैं तो हम लोग आज वर्तमान में भी हमारी जो पंचायती राज व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय है। ठीक है, एक हमारे ग्राम पर स्तर होती है, यानी कि विलेज स्तर पर होती है, ग्राम पंचायत होती है, दूसरी हमारी ब्लॉक होती है, इसे हम क्षेत्र पंचायत बोलते हैं, और तीसरा होता है जिला पंचायत होता है। ठीक है, क्लियर है? ओके, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, और कई तरह के इसमें समितियां बनी थी। ठीक है, अशोक मेहता समिति बनी थी, एलएम सिंघवी समिति बनी थी, कई समितियां बनी थी। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपकी स्क्रीन के सामने है। क्या कह रहा है 17? संविधान के किस संशोधन, यानी कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन से क्रम का है, के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया। क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसकी कंप्लीट भाषा नहीं लिखी गई है। इसका कहने का मतलब है कि जो सवर्णों को आरक्षण दिया गया था, सवर्णों को जो 10% का आरक्षण दिया गया, 10% का आरक्षण, तो ये 10% का आरक्षण जो है ये दिया गया था 2019 में दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया था? 2019 में दिया गया था, और उस समय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 103वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जो है सवर्णों को जो है आरक्षण दिया। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि इसको चैलेंज भी किया गया था 10% के आरक्षण को। तो 5 जजों की, यानी सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की जो पीठ थी उसमें 3-2 के साथ जो है इसको वेरीफाई कर दिया गया था, यानी कि इसके पक्ष में ही डिसीजन दिया गया कि ये जो आरक्षण है वो कोई गलत तरह से आरक्षण नहीं है। जो भी पिछड़ा वर्ग है सवर्णों में, ठीक है, उनको 10% का जो आरक्षण दिया गया है वो ठीक है और इसमें कोई गलत चीजें नहीं है। ठीक है, तो 5 जजों की पीठ बैठी थी, उसमें 3 और 2 के साथ जो है निर्णय किया गया था। ओके, क्लियर हो गया? तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर 103 हो जाएगा। 103 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत 2019, 103 कॉन्स्टिट्यूशन 2019 के तहत जो है सवर्णों को क्या दिया गया था, आरक्षण दिया गया था 2019 में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपकी स्क्रीन के सामने। क्या कह रहा है, किस वर्ष में, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, किस वर्ष में संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया था। तो बहुत ही सिंपल है, किस वर्ष संविधान का संशोधन किया गया था। तो संविधान हमारा पूरा वैसे बनके तो तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, और लेकिन 26 जनवरी 1950 को हम पूर्ण रूप से गणतंत्र बन गए थे। लेकिन हमारे यहाँ जो है व्यवस्था बिगड़ी रही
और सबसे बड़ी जो समस्या आ रही थी वो भूमि सुधार से थी, क्योंकि पहले से हमारे यहाँ भूमि को लेकर बहुत ज्यादा विवाद होते थे। तो सरकार ने सोचा कि हमें सबसे पहले जो समस्या निपटानी है वो भूमि सुधार से संबंधित समस्या जो है निपटानी है। तो भूमि सुधार से संबंधित जो है पहला संविधान संशोधन हुआ था। पहला संविधान संशोधन जो हुआ था, पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सीए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था कब हुआ था? 1951 में हुआ था। और किससे संबंधित था? भूमि सुधार से। किससे संबंधित था? भूमि सुधार से संबंधित था, ठीक है। और इसमें नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। जब हमारा संविधान बना था, मूलतः संविधान था तो उसमें केवल 8 ही अनुसूचियां थी, लेकिन जब पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ तो उसमें एक अनुसूची जोड़ी गई और ये नवी अनुसूची थी। नवी अनुसूची का संबंध जो था किससे था? भूमि सुधार से था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूछा क्या गया है सर्वप्रथम कब किया गया था? तो 1951। आंसर कहां पर है? 1951, यानी आंसर नंबर सेकंड जो है आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अभी तक अगर हम बात करते हैं जो कितने कॉन्स्टिट्यूशन विधेयक के रूप में कितने आ चुके हैं, विधेयक कितने आ चुके हैं संसद में, तो विधेयक की अगर मैं बात करता हूं तो 127 आ चुके हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन भारत में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुए अभी तक भारत में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 105 हो गए हैं, ठीक है। तो आपने देखा था कि पिछले साल जो है 105वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है, जो केंद्र सरकार ने ओबीसी के लिए आरक्षण देने की बात कह दी थी कि राज्य सरकार को पूरा पावर रहेगा कि वो आरक्षण की बात कर सकते हैं, अपने आरक्षण पे जो देना चाहते हैं जो भी बात कर सकते हैं, वो 105वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। पहले ये अधिकार केंद्र सरकार को था, लेकिन अब ये अधिकार राज्य सरकार को दे दिया गया है ओबीसी पे आरक्षण देने का जो अधिकार है, ठीक है। और किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत? 105 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। विधेयक के रूप में जो था वो 127वां विधेयक था, ठीक है। क्लियर हो गई सारी बातें। वहीं पे देखो जीएसटी के बारे में बताना भूल गया था। जीएसटी जो है 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत आया है। किसके तहत आया है? 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और विधेयक के रूप में अगर हम बात करेंगे तो विधेयक के रूप में 122वां विधेयक था, ठीक है। विधेयक के रूप में कौन सा विधेयक था? 122वां। और अधिनियम के रूप में अगर बात करेंगे तो 101 संविधान संशोधन अधिनियम था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? तो मैं यहाँ पे एक मैप बना देता हूँ, पश्चिमी घाट। ये जैसे आप देख रहे हैं तो ये वाला पार्ट जो है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि ये वाले किनारे किनारे ये पूरा पार्ट जो है एक प्रायद्वीपीय पठार है। ये क्या है? ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार है। और इधर ये किनारे किनारे जो कगारी क्षेत्र है, एक प्रकार का कगार क्षेत्र है, इसी को बोला जाता है। ये पश्चिमी वाला भाग है तो इसी को पश्चिमी घाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको पश्चिमी घाट बोलते हैं। और वहीं पे अगर ये वाला पार्ट अगर है तो इसे हम बोलते हैं पूर्वी घाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्वी घाट बोलते हैं। तो पश्चिमी घाट में सबसे ऊंची चोटी आपको मिलेगी अन्नामलाई, यानी कि अन्नामलाई जो श्रृंखला है, अन्नामलाई श्रृंखला है। अन्नामलाई श्रृंखला में ही एक सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है अन्नाईमुडी। क्या नाम है? अन्नाईमुडी। ये दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। अन्नाईमुडी जो है और ये सबसे ऊंची चोटी। अगर हम दूसरी ऊंची चोटी की बात करेंगे तो दोदा बेटा है। क्या नाम है उसका? दोदा बेटा है, ओके। ये दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी, सेकेंड जो है हाईएस्ट पीक है दोदा बेटा। और ये कहां पर है? नीलगिरी में है। कहां पर है? नीलगिरी की एक चोटी है, ओके। तो इसमें देख लीजिए आंसर क्या हो जाएगा कि पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है। क्या हो जाएगा? यहां पे दिया है आपको, पहले ही ऑप्शन में दिख रहा होगा अन्नाईमुडी है, अन्नाईमुदी लिखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अन्नाईमुदी। और अन्नाईमुदी किस श्रृंखला का हिस्सा है? तो अन्नामलाई का है। अन्नामलाई जो है वो आपका तमिलनाडु और केरल के क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। और नीलगिरी की अगर हम बात करते हैं तो नीलगिरी 3 राज्यों में फैला हुआ है। नीलगिरी कर्नाटक में भी फैला है। नीलगिरी जो श्रृंखला है कर्नाटक में, केरल में भी है और वहीं पर जो है तमिलनाडु में है, ठीक है। तमिलनाडु, यानी कि जो हमें पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट ये मिलन बिंदु दिख रहे हैं आपको, ये वाले, ये मिलन बिंदु पश्चिमी और पूर्वी घाट, यहीं पर जो है नीलगिरी श्रृंखला, ओके। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है और देख लेते हैं अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए आप लोग भी आंसर करेंगे, अपना आंसर देंगे। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय? लघुत्तर हिमालय का मतलब है यहाँ पे लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है। तो लघु हिमालय की यहाँ पे बात की जा रही है, लघु हिमालय की बात की जा रही है, ठीक है, लघु हिमालय। अब मैं बता देता हूँ, हिमालय में बेसिकली 4 श्रृंखलाएं हैं। हिमालय में पहले हिमालय की श्रृंखला है वो ट्रांस हिमालय है। क्या है? ट्रांस हिमालय है। लेकिन ये प्रॉपर जो हमारा कंप्लीट हिमालय है यानी मूल हिमालय है उसका भाग नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे। ट्रांस हिमालय जिसमें आप लोग देखते हो काराकोरम रेंज देखते हो, जास्कर देखते हो, लद्दाख देखते हो, कैलाश पर्वत श्रृंखला देखते हो, वो सब ट्रांस हिमालय। दूसरे नंबर पे आते हैं बृहत हिमालय, दूसरे नंबर पर है बृहत हिमालय। तीसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो लघु हिमालय, लघु या इसी को मध्य हिमालय बोलते हैं। चौथे नंबर की बात करते हैं तो शिवालिक है। कौन है?
शिवालिक है, ठीक है। इसमें अगर ये बात करते हैं कि इसमें मूल हिमालय कौन है, तो ये 3 श्रृंखलाएं जो है मूल हिमालय है, ठीक है। तो इसी के संबंध में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो लंबी की बात पूछी गई है। अगर हम धौलाधर की बात करते हैं तो धौलाधर भी जो है लघु हिमालय का पार्ट है, लेकिन इतना लंबा नहीं है। महाभारत, नाग टिब्बा ये भी जो है लघु हिमालय के ही पार्ट है, लेकिन इतने लंबे नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर पीर पंजाल की बात करते हैं, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला जो हमारे जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में फैली है, ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है लघु हिमालय की, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला हो जाएगा। वहीं पे चौथा ऑप्शन दिया है आपको शिवालिक पर्वतमाला। तो शिवालिक पर्वतमाला की अगर बात करते हैं, ये पूरी अलग तरह से एक श्रेणी हो गई जाके, ठीक है। ये क्या हो गई, पूरी अलग तरह की। यहाँ पे पूछा गया लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी श्रृंखला कौन है, तो पीर पंजाल। लघु हिमालय की सबसे लंबी जो है श्रेणी कौन हो जाएगी, पीर पंजाल हो जाएगी, ठीक है। तो आज का सेशन जो है हमारा यहीं पर समाप्त होता है, और आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। लाइक भी कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के शेयर करिए, और अपनी भी तैयारी करिए, अपने जो भी दोस्त वगैरह हैं, रिलेटिव हैं, उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके। और हमारे साथ हर शाम को आपको जुड़ना है प्रैक्टिस सेशन, एसएससी जीडी का जीएस प्रैक्टिस सेशन में आप लोगों को जुड़ना है, ठीक है। तब तक के लिए आप फिर मिलते हैं कल, और तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।